गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। हम लोग लास्ट क्लास में स्ट्रैटेजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे बेटा। तो अगर हम बात करें 12th क्लास की, तो 12th क्लास में हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट हो गया, जो बहुत ही बड़ा यूनिट था और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने स्ट्रैटेजी वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो गया। आज हम लोग क्या आते हैं बेटा, बोटनी के नए सेगमेंट में आते हैं और उसमें हम लोग क्या देखेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एक्चुअली ये माइक्रोब्स पढ़ना माइक्रोबायोलॉजी में आता है, लेकिन ये बोटनी के सेगमेंट में हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, है ना। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पर चैप्टर्स का नाम क्या बेटा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना। यानी कि ह्यूमन वेलफेयर यानी हमारी वेलफेयर के लिए ऐसे कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ पर सिंगल सेल प्रोटीन वाले माइक्रोब्स भी आ सकते थे, लेकिन वहां पर उसको फूड प्रोडक्शन की एनहांसमेंट के लिए उसको बुक ने कवर कर दिया, तो इसलिए हम लोग सिंगल सेल वाले जो कॉन्सेप्ट है माइक्रोब्स का वो इस पर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे माइक्रोब्स को हम डिस्कस करेंगे बेटा, कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे माइक्रोब्स का जो हमारी ह्यूमंस जो वेलफेयर है, यानी जो हमारे लिए कुछ ऐसे काम वो करेंगे जिससे हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हमें उससे क्या होगा, बेनिफिट्स मिलेंगे। उन माइक्रोब्स को या उन सारे सेगमेंट को हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगर इससे नीट की बात करें तो यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस नीट के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं बेटा हर साल, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है बेटा वो इसके एग्जांपल से आते हैं। माइक्रोब्स के जो यहाँ पर नाम होंगे उनके एग्जांपल्स होंगे और उनका जो फंक्शन होगा या तो केमिकल कंपोजिशंस होंगे, उससे यहाँ से क्या होते हैं, बेसिकली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं नीट और एम्स के एग्जामिनेशन में। मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे मैं पोर्शन आपको पढ़ाते जाऊंगा तो मैं बताते जाऊंगा कि कौन सा पोर्शन हमारी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा पोर्शन हमारे नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, या बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। अब देखो मैंने यहाँ पर टोटल 6 सेगमेंट में इसको क्या कर दिया है, चैप्टर को डिवाइड किया है। 6 चैप्टर में भी फर्स्ट सेगमेंट को फर्दर मैंने 5 सेगमेंट में डिवाइड किया। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं जितने सेगमेंट में यूनिट को डिवाइड करते जा रहा हूँ, जितने सेगमेंट में मैं जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको डिवाइड कर रहा हूँ, उतने सारे क्वेश्चंस आपको नीट, एम्स और बोर्ड के एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा क्वेश्चंस पूछने का या समझने का कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि आपको वो टेबल के फॉर्म में नहीं, वो दे रखता है हमारे डेफिनेशंस आपको लिखाते रहते हैं, डेफिनेशंस लिखते जाओ, ये करते जाओ, वो करते जाओ। ऐसा कॉन्सेप्ट हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होती है, लिमिटेड टाइम में हमें फिजिक्स भी कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री भी कंप्लीट करना है, जियोलॉजी और बायोलॉजी भी, बॉटनी भी कंप्लीट करनी है। तो इसलिए मैं जो सेगमेंट आपको डिवाइड करता हूं, जो चार्ट के फॉर्म में मैं चीजों को देता हूं, बाकी जहां पर कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस के रखती है वो हम डेफिनेशंस के फॉर्म में ही याद रखेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो पोर्शन है बेटा मैं आपको चार्ट के फॉर्म में कंप्लीट करूंगा। और ये हर एक पोर्शन, हर एक पार्ट एक क्वेश्चन लेकर के बैठा हुआ है नीट के लिए और एक क्वेश्चन लेकर के बैठा हुआ है 12th की बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए। तो आपको ये तो क्लियर हो जाता है जब आप मेरी क्लास अटेंड करते होगे, तो मैं आई होप कि आपको ये क्लियर हो जाता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन नीट में कैसे बनते हैं। अगर नहीं भी क्लियर होता है तो आप मेरे को कॉल करके मेरे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, या तो यूट्यूब पर ही कमेंट करके वो चीजें आप मेरे से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं, ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं या ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर माइक्रोब्स जो है वो हमें क्या करता है, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं या हमारी लाइफ में, ह्यूमंस बीइंग के लाइफ में ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं, पार्ट हैं या सेक्शन है या सेक्टर है जहां पर माइक्रोब्स डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली हमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, हमारे लिए वेलफेयर है। उन सारे सेगमेंट को सबसे पहले सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अगर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करूं बेटा, तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए भी माइक्रोब्स क्या होते हैं बेटा, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। घर के, हाउस होल्ड का मतलब घरेलू जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मान के चलो दही बनना या और भी चीजें, इडली डोसा बनाना, टूटी यानी बियर ड्रिंक, ये सब का फॉर्मेशन करना। तो जो घरेलू चीजें, जो घरेलू उपयोगी चीजें हैं
उसके लिए कुछ ऐसे भी हैं बेटा माइक्रोब्स जो हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अभी तो अपन बस छोटे छोटे पोर्शन को कवर करते हैं, उसके बाद मैं इसको डिटेल में सबको स्टडी कर पाऊंगा, है ना। सेकंड है बेटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए भी जैसे बियर, वाइन्स या वहां पर ब्रेड वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए भी क्या करते हैं बेटा, माइक्रोब्स जो होते हैं यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो ऑर्गेनिज्म हमें क्या करता है बेटा, हेल्प पहुंचाता है। तो सेकंड पोर्शन तो हमारा हो गया इंडस्ट्रियल। फर्स्ट हमारा क्या है, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, यानी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे हाउसहोल्ड प्रोडक्ट यानी घरेलू प्रोडक्ट में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। कुछ जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट आपको 12th में और भी पढ़ना है बहुत अच्छे से। सीवेज ट्रीटमेंट प्लान करके आपको जब मैं इकोसिस्टम पढ़ाऊंगा, इकोलॉजी में जब अपन यूनिट पे आएंगे तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से सीवेज ट्रीटमेंट को समझेंगे कि कैसे सीवेज ट्रीटमेंट होता है। एक्चुअली जो हम घर से चीजों को भेजते हैं बेटा, उसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उस कार्बनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करता है बेटा, माइक्रोब्स डाइजेस्ट करता है। यानी उस पानी में जो भी बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया वायरस उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और पानी को क्या करता है, क्लीन करता है। जो नाले में खराब या सीवेज में जो खराब पानी जाता है बेटा, पॉल्यूटेड वाटर जाता है, तो पॉल्यूटेड वाटर में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो पॉल्यूशन कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, वाटर पॉल्यूशन कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, तो उसको जो माइक्रोब्स वहां पे जो बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है या दूसरे अदर्स माइक्रोब्स वहां पे प्रेजेंट है, वो उसको डाइजेस्ट करके उस वाटर को क्या करता है, क्लीन करता है। आया समझ में। तो सीवेज ट्रीटमेंट में भी माइक्रोब्स, अब देखो वाटर क्लीन होगा तो ऑब्वियसली वहां पर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उसको बेनिफिट होगा। वो पानी फिर से मेरे यहाँ सप्लाई होगा, कहीं ना कहीं से नदी में जाएगी, वहां से सप्लाई होकर के घर पे आएगा, तो वो चीजें क्या करती है, बैक्टीरिया उसको क्लीन कर देती है। तो दैट्स व्हाई बैक्टीरिया यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैंने क्या बताया कि जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली से सामने से माइक्रोब्स आएगा और हमें हेल्प करेगा, नहीं, इनडायरेक्टली वो हमें क्या कर सकता है, हेल्प भी कर सकता है, या तो डायरेक्टली भी हेल्प करेगा। तो सीवेज ट्रीटमेंट में भी अभी सुनना अच्छे से, है ना। अभी फिलहाल जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उन चीजों को अच्छे से सुनना, क्योंकि एक बार सुन लोगे ना अच्छे से, समझ लोगे अच्छे से, तो जब मैं लिखाऊंगा या छोटे छोटे पोर्शन या तो आपके पास जो रेफरेंस बुक होगा जो आपके स्कूल या कोचिंग से आपको जो दिया गया होगा, तो उस स्कूल के रेफरेंस बुक को जब पढ़ोगे या तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। और आप, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहीं पे डाल दूंगा, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपके सारे क्वेश्चंस भी क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो मेन पोर्शन रखना, जब भी मैं पढ़ाऊं तो मेरे चीजों को सुनना, इसलिए मैं टाइम नहीं देता हूं। आधे घंटे 20 मिनट 15 मिनट का जो भी वीडियो बनाते हैं मैं कंटिन्यूअसली बोलते जाता हूं, ताकि आपको केवल और केवल सुनना है। लिखने वाली चीज आप दोबारा करना, एक बार आप पहले देख लो वीडियो को, उसके बाद दोबारा आप उसी चीज को क्या करना, लिखना। तो अभी फिलहाल सुनो, सीवेज ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी कंप्लीट हो गया, यानी माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ये भी कंप्लीट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बहुत सारे ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो बायोगैस में हेल्प करते हैं, और ये भी हमें इकोलॉजी में पढ़नी है। जो इकोलॉजी जो हमारा यूनिट आने वाला है बेटा 4 चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और वहां से नीट में बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं इकोलॉजी वाले क्वेश्चन से। तो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस जो होता है, या तो अगर आप मेरे स्कूल के बच्चे हो जो शारदा विहार सरस्वती विद्या मंदिर के जो बच्चे होंगे यहाँ पर जो देख रहे होंगे, तो आपके हॉस्टल के बगल में जब आप जाओगे बेटा, जहाँ पर कामधेनु, जहाँ पर गौशाला है, तो वहां पर गोबर गैस प्लांट है। तो उस गोबर गैस प्लांट में आप देखे होगे उसके बगल में क्या है, गोबर गैस है। मधुर जी वहां पर बैठते हैं, आप लोग को याद होगा। तो वहां पर क्या है कि वो वहां पर बायोगैस की प्रोडक्शन जो होती है, मैं कभी लेकर के जाऊंगा, जब मेरे स्कूल के बच्चे, मैं उनको दिखाऊंगा लेकर के कि कैसे बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। जब स्कूल खुलेगी अभी कोविड के बाद, तो अपन वहां पर चीजों को देखेंगे कैसे बायोगैस का प्रोडक्शन होता है, कौन से माइक्रोब्स का वहां पर रोल होता है, ये सारी चीजें अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल वो तो एग्जांपल्स वगैरह मैं यहीं पे कंप्लीट करा दूंगा। देखने वाला जो पोर्शन है प्रैक्टिकल्स अप्रोच, वो अपन वहां पर जाकर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस की प्रोडक्शन के लिए भी माइक्रोब्स क्या होते हैं बेटा, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वन इज बायो कंट्रोल एजेंट। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप, मतलब मान के चलो रेट ऑफ रिएक्शंस को बहुत ज्यादा फास्ट हो गया या कम हो गया है, तो या तो बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी, या तो और भी उससे रिलेटेड चीजों को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। लास्ट वन माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर्स। कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो बायो फर्टिलाइजर, यहाँ पर बायोगैस से ही देख लो, जो डंग्स होते हैं काउ से, उसको फर्टिलाइज करता है। आप खेतों में
डालोगे मैन्योर के फॉर्म में तो वो क्या करता है, फर्टिलिटी को क्या करता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होता है बेटा उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है। तो यहाँ पर जो माइक्रोब्स है एज अ बायो फर्टिलाइजर्स भी क्या कर रहे हैं, हमारे लिए हेल्पफुल हो रहे हैं। तो मैंने क्या बताया बेटा, मैंने बताया ह्यूमंस, अगर मैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करूं, यानी कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो ह्यूमंस के लिए ह्यूमन की बेनिफिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे लिए इसेंशियल है, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में हो या तो इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो मैंने एग्जांपल दिया कि माइक्रोब्स फॉर हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स फॉर सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, माइक्रोब्स फॉर बायो कंट्रोल एजेंट एंड माइक्रोब्स फॉर बायो फर्टिलाइजर्स। इन सारे पॉइंट पे, इन सारे कॉन्सेप्ट पे हमें क्या करना है, इन सारे जगहों पे, इन सारे सेक्शंस में हमें क्या करते हैं बेटा, माइक्रोब्स जो है वो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली हमें हेल्प पहुंचाते हैं, हमें मदद करते हैं। अब ये जो मैंने 6 पोर्शन बताया, ये 6 हमारा मेन टॉपिक हो गया। जैसे अपन लास्ट सेगमेंट की बात करें स्ट्रैटेजी वाले में तो क्या था भाई, एनिमल ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग, दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। इसके अलावा सिंगल सेल प्रोटीन और टिश्यू कल्चर, 4 पोर्शन में हमने चैप्टर खत्म कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पर जब हम जिस दिन माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स डिस्कस करेंगे उस दिन ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने टोटल 6 सेगमेंट में इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया, यानी अब हमारे पास 6 ऐसे पार्ट आपके पास आपके ब्रेन में आगे होंगे कि 6 ऐसे पोर्शन है, 6 ऐसे पोर्शन हैं जहां से नीट या तो एम्स में या तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो भी टेबल के फॉर्म में, वो भी चार्ट के फॉर्म में। अगर मैं बात करूं बेटा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट कि भाई घरेलू चीजें में ये हमें कैसे हेल्प करती है, ऐसे कौन कौन से काम है जिसमें माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, इन चीजों को हम सबसे पहले क्या करते हैं, याद करते हैं। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी ने जितने एग्जांपल्स को कवर किया है उतने ही एग्जांपल्स अपन याद करेंगे बेटा। आपके रेफरेंस बुक में 2 4 5 8 ज्यादा भी रहेगा, लेकिन उसको याद नहीं करना। कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, रेफरेंस बुक जितने भी कॉन्सेप्ट को कवर किया है सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, लेकिन एग्जांपल्स में हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी के बाहर से एग्जांपल से क्वेश्चन नीट में नहीं पूछे जाते हैं। तो एग्जांपल्स तो आपके वजह से मान के चलो आपने सादा बिहार का स्टडी मटेरियल पढ़ा जो हमारे स्कूल है एसबीएम का, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहां पर एग्जांपल्स ज्यादा दिए रहेंगे। तो ज्यादा एग्जांपल्स हमें नहीं, आपको देखना है कि एनसीईआरटी ने कितने माइक्रोब्स के एग्जांपल्स को कवर किए हैं, उतने ही एग्जांपल्स आपको क्या करना है, याद रखना। बस मैं एग्जांपल्स केवल एनसीईआरटी का ही लेकर के यहाँ पर बैठता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो अपन एनसीईआरटी के बाहर भी जाते हैं, लेकिन एग्जांपल्स अपन हमेशा किसका देखते हैं, केवल जो एनसीईआरटी ने कवर किया है। तो अगर मैं बात करूं बेटा कि हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में कहां-कहां पर ये यूजफुल है, तो हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में सबसे पहला बेटा प्रिपरेशन ऑफ इडली एंड डोसा। इडली डोसा खाते होंगे आप लोग, तो वो जो इडली और डोसा के जो डफ का फॉर्मेशन होता है, जो आटा को गूंथा जाता है, तो डफ फॉर्मेशन में बैक्टीरिया माइक्रोब्स का क्या होता है बेटा, वहां पर रोल होता है। तो यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ इडली डोसा कहाँ पे बनता है, घरेलू चीजें हैं, घर पे हम बनाते हैं खाते हैं, तो घरेलू चीजें हैं यानी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट है। Preparation of idli dosa dough which is used is fermented by bacteria. Fermentation आपने 10th में पढ़ा होगा, तो 11th में भी रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन में अगर ऑक्सीजन के एब्सेंट में रिएक्शंस होती है बेटा रेस्पिरेशन की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। मैंने आपको बताया था एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए वो क्या कर देते हैं, तो एनारोबिक जो है पायरुवेट जो है, पायरुविक एसिड है, उससे क्या बना देता है, फर्मेंटेशन रिएक्शंस के थ्रू तो इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है, या उसके थ्रू CO2 को लिबरेट करके, O2 को लिबरेट करके, वाटर को लिबरेट करके वहां पर ATP का प्रोडक्शन करता है। यही अपन देखे थे 11th क्लास में आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू उस डफ को, जो डफ है क्यूनमल प्रोसेस उसको बोलते हैं, सराफे कहलाते हैं उसको, उन चीजों के थ्रू, इस रिएक्शन के थ्रू एक्चुअली एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इसमें पार्टिसिपेट करता है। आपको 11th का कांसेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से आप इस चीजों को गेन कर लिए होंगे, आपने एक्सेप्ट कर लिए होंगे, तो आपका ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया होगा। तो डफ व्हिच इज यूज्ड इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। यहाँ पर बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, जो डफ को क्या करता है, जो आटा है बेटा जिससे हम इडली डोसा बनाते हैं, जो चावल का आटा है, तो उसको, उस डफ को फर्मेंट करने के लिए, फर्मेंटेशंस करने के लिए, उसको गलाने के लिए क्या होता है बेटा, यहाँ पर बैक्टीरिया क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है फर्मेंटेशंस बैक्टीरिया के लिए। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट हो गया माइक्रोब्स डायरेक्टली आकर के इनडायरेक्टली हमें हेल्प कर दिया, उसको हमने फर्मेंटेशन हो गया डफ का, हमने उसको बनाया खाया, उसके बाद फिर वो क्या हो गया, हमारी बॉडी में चले गए। तो ये चीजें हमारा क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ इडली डोसा। सेकंड वन इज प्रोडक्शंस ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दही का फॉर्मेशन होना किससे भाई, दूध से।
फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, आपके घर में या तो आप कहीं भी बाहर से भी खरीदते होंगे या तो घर में भी देखते होंगे कि घर में जो दूध होती है शेष बच जाती है तो माँ क्या करते हैं उसको दही में कन्वर्ट कर देती है। तो कैसे दही में कन्वर्ट होता है, तो हम उसमें सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, एक स्टार्टर ऐड करते हैं। स्टार्टर मतलब कि हमने दही का छोटा सा पार्ट डाल दिया, तो दही छोटा सा भी अगर थोड़ा सा भी दही अगर हमने दूध में डाल दिया तो वो पूरे दूध को क्या कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। आया समझ में। तो जो दूध में हमने एक स्टार्टर डाला, छोटा सा दही जो डाला, एक्चुअली उस दही में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और वही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो जिसको हम LAB भी बोलते हैं, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी उसे कहा जाता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है ना। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है बेटा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो एसिड है बेटा, वो मिल्क के कोगुलेशन प्रॉपर्टी, कोगुलेट मतलब इकट्ठा होने की, मिल्क क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, एक साथ ज्वाइंट हो जाएगी, दही बन गई। तो मिल्क की कोगुलेशन प्रॉपर्टी को इंक्रीज करती है और एज वेल एज मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन है, उसको क्या करती है, डाइजेस्ट करके उसको कर्ड में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। तो एक्चुअली वहां पर बैक्टीरिया का नाम याद रखना है जो एनसीईआरटी ने कवर किया है। तो प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो मिल्क में हम सबसे पहले कर्ड का प्रोडक्शन कब होगा, जब मिल्क में हम क्या करेंगे बेटा, तो ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, स्टार्टर। स्टार्टर मतलब जो घर में हम छोटी सी दही डालते हैं दूध में, वही स्टार्टर है यहाँ पर। उस स्टार्टर के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोब्स प्रेजेंट है। उस माइक्रोब्स का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है बेटा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। ये लैक्टोबैसिलस को और हम क्या बोलते हैं, तो आल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB। क्या बोला जाता है बेटा, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एसिड, कहां पर, मिल्क में, क्योंकि उस मिल्क के अंदर ही हमने स्टार्टर को रखा है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को। तो ये क्या वहां पे प्रोड्यूस करेगा, एसिड। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड रिस्पांसिबल फॉर कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। ये रिस्पांसिबल होता है कि मिल्क को कोगुलेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, और साथ ही साथ उसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी क्या होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं। पॉइंट समझ में आ गया। अब सुनना, जैसे ही कोगुलेट कर देंगे और कुछ पार्शियली प्रोटीन को वो डाइजेस्ट कर देंगे तो फॉर्मेशन किसका होगा बेटा, कर्ड का। फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, दही का। इस दही में बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, और भी चीजें प्रेजेंट होती है, लेकिन मोस्टली विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है बेटा, एक तो कर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है कि एक तो इसमें विटामिन B12 बहुत ज्यादा होते हैं, और सेकंड क्या है बेटा कि ये जो स्टमक में कुछ दूसरे माइक्रोब्स से जो डिजीज होते हैं उससे हमें क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो प्रिवेंट डिजीज ऑफ स्टमक कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। यानी कर्ड का दो रोल यहाँ पर याद रखना है कि एक तो इसमें विटामिन B12 बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट है, और सेकंड ये क्या करता है, प्रिवेंट माइक्रोब्स या डिजीज इन स्टमक, या प्रिवेंट डिजीज ऑफ स्टमक कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के थ्रू जो डिजीज होते हैं हमारे स्टमक में उससे हमें क्या करता है, बचाता है। तो देखो पहला क्या था, इडली डोसा घरेलू उपयोग, उसमें हमने क्या किया था, जो डफ है उसका जो फर्मेंटेशन है वो किसी बैक्टीरिया के थ्रू होता है। सेकंड हमने क्या देखा कि मिल्क से दही बनना, या तो दही का फॉर्मेशन होना मिल्क से, तो मिल्क में हमने स्टार्टर डाला। स्टार्टर में क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जो लैक्टोबैसिलस के भी नाम से जाना जाता है। वो एसिड प्रोड्यूस करता है, वो एसिड क्या करता है, तो मिल्क को कोगुलेट करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जिसके कारण दही बनती है। उस दही का रोल क्या है, तो विटामिन B12 उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, और स्टमक के अंदर अगर किसी माइक्रोब्स के थ्रू कोई डिजीज होता है तो उससे हमें क्या करता है, वो बचाव करता है। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गया, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। थर्ड है बेटा फॉर मेकिंग ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे बेटा, चीजों को यूज करेंगे जो घर में जो बाहर से हम ब्रेड जो खरीद करके लाते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ टोडी। टोडी क्या बेटा, एक्चुअली एक ड्रिंक है, क्या बेटा, ड्रिंक। उस ड्रिंक को बनाने के लिए भी क्या होता है बेटा, यूज होता है माइक्रोब्स। एंड प्रोडक्शन ऑफ चीज। चीज बनाने के लिए यानी पनीर बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स को यूज करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या है, मैंने दो पोर्शन, जैसे देखो माइक्रोब्स इन हाउस प्रोडक्ट या फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कितने पोर्शन, 6 पोर्शन, यानी 6 पोर्शन से क्वेश्चंस आएंगे। अब हमने माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट किया, उसमें मैंने कितने पार्ट बनाया, 5। तो हमने 2 पोर्शन कंप्लीट कर दिए। अब ये 3 पोर्शन नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में आपको मैं क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद हमें सेकंड जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उस पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट बैठाएंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं इन चीजों को क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा, और इसी तरह से ऐसे ही अपन टेबल के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में चीजों को याद करते जाएंगे, ताकि आपके नीट के एग्जामिनेशंस में क्या हो जाए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। थैंक यू वंस अगेन।